नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, अशोक भाई, अब आज तो चुनाव के बिना और क्या बात करें। वो मैं उस पे बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वो 41 हमारे मजदूर भाई को निकाल लिया गया और ये तय है कि भारत की जो पद्धति है, जिस तरह से मैन्युअली उनको निकाला गया, वो क्यों 17 दिन तक ईरान-तुरान, अमेरिका, स्वीडन क्या-क्या कर रहे थे। अरे अपने अपने लोग अपना देसी इलाज इसके लिए ठीक था। खैर, अब मुख्य बात ये है कि कल तेलंगाना का वोट पड़ जाएगा और इस तरह से इस पूरे चुनाव की इतिश्री होगी कल। पांचों राज्य के चुनाव का कल आखिरी वोट है। पहले तेलंगाना के चुनाव पे थोड़ी-सी अशोक भाई बात कर लें। तेलंगाना का चुनाव मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुए थे तो कांग्रेस उस तरह की स्थिति में नहीं थी, जैसा आज लग रहा है। आज कांग्रेस वहाँ बराबर की लड़ाई में बीआरएस के साथ है। उसमें बीजेपी क्या रोल कर रही है, ना ताली बजा पा रही है, ना कुछ कर रही है, वहाँ कर क्या रहे हैं मोदी जी तेलंगाना में? मोदी जी तेलंगाना में कुछ भी नहीं कर पा रहे। मोदी जी को एक सीट पहले तेलंगाना में मिली थी बाई इलेक्शन में। उसके बाद हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूरी ताकत झोंक दी थी। हमने हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव एक लोकसभा के चुनाव की तरह देखा था, लेकिन उसमें हुआ ये कि बीआरएस की कोई सीट्स, बीआरएस के जो कॉर्पोरेटर्स थे या बीआरएस का जो कॉर्पोरेशन में वजूद था, वो थोड़ा बीजेपी ने छिटका लिया उनसे। लेकिन जो ओएसी का गढ़ था वो इंटैक्ट था। बाद में ओएसी और बीआरएस ने मिलकर फिर वहां पे बॉडी बना दी। अब वहां पे भी बीजेपी विपक्ष में है। बीजेपी दक्षिण भारत में जगह ढूंढ रही है और दक्षिण भारत में उनको जगह मिल नहीं रही है। बीजेपी ने बीच में कविता को ईडी का नोटिस दिया दिल्ली शराब कांड में, और कहीं ना कहीं उसके बाद केसीआर का टोन डाउन हुआ बीजेपी के खिलाफ, जो लगातार मोदी के खिलाफ वक्तव्य देते थे। केसीआर को भी पता है कि तेलंगाना में यदि उनका मुख्य प्रतिद्वंदी है तो कांग्रेस है। इस बार जो टीडीपी, जो तेलंगाना में भी अपना वजूद रखते थे, आज वो नॉन एक्टिंग प्लेयर हो गए वहां पे। और टीडीपी का कहीं ना कहीं एक वोट बैंक शिफ्ट हो गया कांग्रेस में। तो कांग्रेस का अपना पहला वजूद, उसके बाद टीडीपी का वोट बैंक थोड़ा शिफ्ट हो जाना, ये दोनों कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद हो गया। और इसलिए एकदम कांग्रेस का स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हाउस 100 का है, बहुत छोटा हाउस होता है ये छोटे राज्यों का। यहाँ पे पिछली बार जो क्लीन स्वीप की थी बीआरएस ने, उन्होंने पहले यानी 6 महीने पहले चुनाव घोषित कर दिए, एक सरप्राइज झटका दिया, और कांग्रेस जब तक संभल जाती तब तक चुनाव हो गए। और कांग्रेस वहां पे बहुत ही हाशिए पे आ गई थी। 5, 10, 15 कुछ सीटें उनके नसीब में थी। इस बार हो सकता है कि वहां पे कांग्रेस सरकार भी बनाए, हो सकता है कि बीआरएस सरकार बनाए। ये मैंने दोनों संभावना इसलिए बोल रहा हूँ कि बीआरएस और कांग्रेस के टैली में मुझे 5 या 6 विधायकों से ज्यादा का गैप दिखाई नहीं देता। क्योंकि यदि आपका हाउस छोटा है, 100 का है, तो उसमें 4-5 भी एक बड़ी मेजोरिटी हो जाती है। 20% हो जाता है 5, ये 100 का हाउस है तो कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस बहुत बढ़िया फाइट में है और कांग्रेस अपना वजूद वहां पे वापस ला रही है। यदि कांग्रेस और केआरएस नेक टू नेक होते हैं, और ऐसे में वहां पे केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, यदि वो कल सरकार बना भी लेती है, तो आने वाले लोकसभा में कम से कम 2 या 3 सीट तो भी कांग्रेस टारगेट कर सकती है तेलंगाना से। और तेलंगाना से कांग्रेस और बीआरएस के वर्चस्व को देखते हुए बीजेपी वहां से वैसे ही आउट हो गई है, होने वाली है, जैसे कि बीजेपी कर्नाटक से बाहर हो गई। तो एक राज्य कर्नाटक बीजेपी के पास था, वो चला गया। तेलंगाना में वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, तेलंगाना भी छिटक गया ऐसा दिखता है मुझे। लेकिन कांग्रेस सरकार बनाएगी इसके बारे में आश्वस्त भले ही नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी तेलंगाना में, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में यकीनन कांग्रेस को होगा। जो तेलंगाना से नील है, मतलब एक आध सीट है उनकी, तो वो और सीटें बढ़ सकती है ऐसा मुझे लगता है वहां पे जी, जी। तेलंगाना में। हाँ, जी। अशोक भाई, एक जगह और इम्पोर्टेंट है, आपका मैं कार्यक्रम देख रहा था, आपने नरेंद्र सिंह तोमर वाला जो मामला है, वो कहीं मुख्य उस पे विमर्श में नहीं आ रहा है।
बड़ी बात है, उनका लड़का सीधे-सीधे इन्वॉल्व है। आपने एक इंटरव्यू भी किया था वो कैनेडियन व्यक्ति से। मैं इसलिए इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि ये सरकार क्या इसमें चुप रह के इसको मतलब दबा ले जाएगी कि आज नहीं तो कल ये मामला खुलेगा ज़रूर? मैं थोड़ा इस पे और क्या बात हुई और कैसे क्या हुआ, इस पे थोड़ा समझना चाहता देखिए, हम भी चुनाव का इंतज़ार करते हैं। हमारी भी जब उस कैनेडियन पार्टनर से इनके बात हुई, तो जब पहली 2 वीडियो आ गई तो उसमें सिर्फ़ वो तोमर जी के लड़के बात करते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी पार्टी वो किससे बात कर रहे थे उसका चेहरा नहीं था। जब तोमर के यहाँ से एक एफआईआर दर्ज हुई सिविल लाइन्स पे ग्वालियर में, ये हमारे एक फ्रॉड वीडियो है और ये बदनाम करने की साजिश है, इसको सोशल मीडिया से हटाया जाए, कंप्लेंट थी और तुरंत वो एफआईआर दर्ज भी हुई बिना इन्वेस्टिगेशन के। तो ये जो कनाडा का काउंटर पार्ट है उसने कई चैनल्स को अप्रोच किया कि भाई वो दूसरा बोलने वाला मैं हूँ। कई सोशल मीडिया पे भी कई लोगों से उसका दावा है कि मैंने बात की लेकिन लोगों ने बात भी नहीं की। मेल डाला रिप्लाई नहीं दिया। जब हमारे पास ये सूचना आई तो हमने उससे बात की। जब हमने उससे बात की तो उसने ये कहा कि साहब पहला वीडियो में 100 करोड़ का डील है, दूसरे करोड़ में 500 करोड़ का डील है। बेसिकली ये 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का डील है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो कनाडा में वो एक फ्रीडम फाइटर परिवार से आता है। उसके पिताजी उसके दादाजी भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। वो जो अकाली दल है, इसके फाउंडर मेंबर्स में थे और उन्होंने कहा लेकिन मेरे पिताजी दूर रहे इन राजनीति से और हम कनाडा आके सेटल हो गए। कनाडा में वो गांजा की खेती करता है जो लीगल है और वो मेडिसिनल वैल्यू के लिए है। उसने कहा कि जब मेरी बातचीत मेरी सोशल मीडिया के थ्रू जान-पहचान हुई और उसके बाद मेरा जब इंटरेक्शन बढ़ा, तो तोमर का परिवार गांजा की खेती में बहुत इंटरेस्टेड था। लेकिन तब उनके पास पैसे उन्होंने कहा कि पैसे का जुगाड़ करते हैं। फिर उन्होंने कहीं और से कोई रोहन तोमर है, जो भतीजा माना जाता है तोमर साहब का, उसके जॉर्जिया वाले अकाउंट से, कि वो जॉर्जिया में रहता है, वहाँ के अकाउंट से इस सज्जन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए और इन्होंने उनके लिए ज़मीन खरीदी जिसका कमीशन भी इसको 5-7 लाख डॉलर मिला। तो उसने कहा कि इनकी करीब-करीब 750 एकड़ की ज़मीन है, जहाँ गांजा की खेती होती है और वो सारा सिस्टम मैंने इनको समझा दिया, मैंने सारा वर्कआउट कर दिया। तो कुल मिलाकर उसके अनुसार इनका 10 मिलियन डॉलर का पर मंथ का इनकम है उस गांजा की खेती से। तो मैंने उनको कहा कि आपने ये आपको क्या मिला एक्सपोज़ करके? उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ़ यूज़ करना जानते हैं। ये मुझसे बार-बार चीज़ें मँगवाते थे। एक बार तो गांजा मँगवाया मैंने, रिस्क लेके गांजा भेजा इनके लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें इनको गिफ्ट भेजी। फिर उसने कुछ तोमर के बेटे के साथ इसका वीडियो भेजा तोमर जी के घर पे। तोमर जी के दोनों बेटे खाना खा रहे हैं और ये साथ में बैठा है। बोला अब लोग कहते हैं कि ये कहते हैं कि भई हमको वो जानते नहीं, तो ये देखिए मैं उनके घर में बैठा हूँ, ये कैसा है? उसके बाद उसने कुछ चैट के स्क्रीनशॉट्स भेजे, जो अभिषेक तोमर जो है उनकी पत्नी से और उसका वार्तालाप है। कुल मिला के ये सारी चीज़ें जब सामने आई, तो तोमर साहब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, वो चुप थे, वो चुप्पी साध गए, कुछ बातचीत करने की ज़रूरी नहीं थे। वो कहता है कि कनाडा में और भी भारतीय नेताओं के पैसे लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। मुझे भी लगता है कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है तो उजागर कर देना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो ये भी कहता है कि मैं भगोड़ा हूँ, यहाँ की जेल से। उसने कहा कि मुझे जबरन जेल में ठोसा गया और फिर मैं मेडिकल के नाम पे हॉस्पिटल में एडमिट होके वहाँ से मैं नेपाल के रास्ते 68 दिनों में वापस कनाडा बिना पासपोर्ट का पहुँचा। बहुत इंटरेस्टिंग बात वो कहता है। हूँ। तो मैंने कहा कि आप एजेंसीज़ के लिए ओपन हैं क्या? उन्होंने कहा कि कनाडा में आ जाएँ, मेरे लॉयर्स के साथ मैं बैठूँगा, जो-जो चाहिए प्रूफ एजेंसियों को मैं दूँगा। लेकिन फिर आनंद जी प्रॉब्लम ये है, इस सरकार में, यदि किसी दूसरे राजनीतिक दल के भ्रष्टाचारी इस सरकार में आते हैं या इस दल के साथ आ जाते हैं, तो वो सदाचारी हो जाते हैं और उनके यहाँ भ्रष्टाचारी तो है ही नहीं, उनका भ्रष्टाचार भी राष्ट्रवाद है, उनका भ्रष्टाचार भी सदाचार है। उनका व्यभिचार भी क्योंकि जो महिला खिलाड़ियों के साथ जो व्यभिचार हुआ है, वो इन्हीं के सांसद ने किया। तो वो व्यभिचार भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा के नाम से खपाने के लिए ये आगे आते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि अ,
ये पूरा जब सामने दिखता है तो ये लगता है ब्लंटली है। और उस लड़के ने ये कहा कि मैं तो आपको वो अकाउंट्स के सारे डिटेल दूंगा जो जॉर्जिया से मेरे अकाउंट में पैसा आया। तो उसका ये कहना है कि खनन वनन का जो पैसा है, जो रिश्वत ली जाती है, कि वो जॉर्जिया गई और जॉर्जिया से फिर मेरे पास आ गई। ये रूट उसने बताया। और फिर बाकी चीजें भी है, तो उसको मदद किसने की। अब इस पे पूरी सरकार मौन है। एक आदमी, एक कोई सीबीआई को लेटर लिख देता है कि ये फला फला सांसद महुआ मोइत्रा ये पैसे लेके सवाल पूछ रही है। फिर उसके उस लेटर पे एक बीजेपी का सांसद एथिक्स कमेटी में लेटर भेज, मतलब डिमांड करता है। एथिक्स कमेटी मात्र एक कागज के टुकड़े पे एथिक्स कमेटी उसको बुला लेती है और बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ तो वीडियो है सामने, यहाँ वो प्रूफ देता है, वो वीडियो पे चार्ट दिखाता है। हमारी एजेंसी नाम के लिए भी एक्टिव नहीं हुई। सवाल ये है, तोमर साहब की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तोमर साहब बताए कि ये सब फ्रॉड है, तोमर साहब बताए सामने आके कि उस आदमी को नहीं जानता, ये जो उनके घर में जो है ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ या क्या है। वो आदमी कनाडा में कहाँ है वो बताता है, वो कनाडा में अपना एड्रेस बताता है। मैंने कनाडा के बाकी लोगों से जो कनाडा में रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो इस सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, मैंने उनको कहा तो उन्होंने बाकायदा जाके उसके घर को विजिट किया। उन्होंने कहा कि हाँ व्यक्ति तो है वहां पे, तो व्यक्ति तो झूठ नहीं बोल रहा है। तो फिर हमारी एजेंसीज क्या कर रही है। प्रश्न ये है कि यदि भ्रष्टाचार आप करो तो वो सदाचार में कैसा हो जाता है। 750 एकड़ $10 मिलियन का यदि महीने का प्रॉफिट हो, तो क्या क्वांटम का पैसा 10,000 करोड़ से की ज्यादा पैसा की है वहां खेती होती है। क्या हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर इतने एडवांस हो गए हैं कि वो कनाडा में भी खेती करने लगे हैं। क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु है क्या। ये सवाल हमने उठाए। मैं आज भी कहता हूं, जिससे मेरी बात हुई उसकी हर बात को मैं एंडोर्स नहीं करता। हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसका कौन देखेगा। यदि एक वकील आनंद साहब यदि कोई महुआ मोइत्रा के खिलाफ पत्र लिखता है और उसके ऊपर गृह मंत्रालय से लेकर आईटी मिनिस्ट्री तक सब एक्टिव होते हैं, और यहाँ तो 10,000 करोड़ का मामला है, यहाँ तो कम से कम शहानिशा तो होनी चाहिए। वो आदमी है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। सरकार चुप है, तोमर साहब चुप है, एजेंसी चुप है। और एक हमारे यहाँ कहावत है, साइलेंस इज द कंसेंट। आपका चुप रहना ही आपका समर्थन माना जाएगा। तो क्या ये इनकी चुप्पी इस बात का समर्थन है, या जब जब तोमर साहब ने मुंह खोला उस कनाडा के लड़के ने और वीडियो रिलीज किए, तो तोमर साहब को और लगता है कि और कुछ बोलूंगा इसके खिलाफ तो ये और कुछ ऐसा वीडियो देगा जो मेरे लिए डिफेंड करना आसान हो जाएगा। क्या ये डर है। ऐसे बहुत सारी चीज है, ग्रे एरिया है बहुत सारा, जहां सरकार को सामने आना होगा, क्योंकि कैबिनेट के बहुत ही कद्दावर नेता का नाम इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। जी, जी। अशोक भाई, एक जरा आप आज ठीक से समझा दीजिए हमारे दर्शकों को भी। ये महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेके अजीब सी स्थिति हो गई है। अब बीजेपी उसको करना भी चाहती है, छगन भुजबल के थ्रू कुछ कहला रही है, ऑफिशियली कुछ नहीं कह रही है। ये मामला कुल क्या उलझ गया है और कहाँ पे खड़े हैं मराठा आरक्षण, खास करके मराठा आरक्षण की। देखिए, मराठा ये सवर्णों में गिने जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में गिने चुने उंगलियों पे गिनने वाले 50-60 मराठों के घराने होंगे जो रसूख वाले हैं, सत्ता है, पैसा है, सब कुछ है। बाकी मराठों की स्थिति बहुत दयनीय है, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ के मराठे जो है। अब मराठों में भी जो लोग खेती करते थे उन्हें कुणबी कहा गया, ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य है, कुछ पुराने गैजेट्स हैं। हमारे यहाँ कुणबी कम्युनिटी जो है वो ओबीसी में आती है। तो जब मराठों के लिए आरक्षण देने की बात हुई, तो हमारे यहाँ क्या महाराष्ट्र में एक दुर्भाग्य है, मराठों का भी दुर्भाग्य है कि जो भी विपक्ष में रहता है वो आरक्षण गारंटी से देने की बात करता है, और जैसा ही वो सत्ता पक्ष में जाता है वो अपना टोन बदलता है। आरक्षण दिया पृथ्वीराज चौहान ने, मराठों को दिया, आगे जाके सरकार बदली, उसमें वो आरक्षण टिक नहीं पाया। वो सरकार
मतलब बीजेपी और बाकी विपक्ष उसको ब्लेम करता है महाविकास आघाड़ी को, महाविकास आघाड़ी इनको ब्लेम करती है। फिर उसके बाद जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो देवेंद्र फडणवीस कह रहा था कि मैं 15 दिन के अंदर आरक्षण दूंगा, नहीं तो राजनीतिक संन्यास लूंगा। सरकार दिलवा सकता है आरक्षण यदि नियति साफ हुई तो। अब वो सत्ता में है तो अब वो कहते कि कोर्ट से ही दिलवाऊंगा, सरकार अब नहीं दे पाती। दूसरी ओर मनोज जरांगे नाम का एक बहुत ही सामान्य किसान अपने गांव में अनशन पे बैठा, आसपास के गांव वाले उसके समर्थन में आए और ये मामला इतना बड़ा नहीं होता यदि वहां पे आपकी सरकार आपके द्वार नाम का कार्यक्रम उस मराठवाड़ा में होना था आसपास क्षेत्र में, और उनको लगा कि ये जो धरने पे बैठे हैं इनकी थोड़ी सी असुविधा हो जाएगी, इसीलिए बलपूर्वक उनको उठाने का प्रयास किया, जिसमें गोलियां तक चलानी पड़ी पुलिस को और मामला हाथ के बाहर चला गया। पूरे महाराष्ट्र का मराठा रास्ते पे आ गया और एक आंदोलन ने एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया। अब वो तब से वो कहते हैं कि हमको अब सुप्रीम कोर्ट का जो कैप है 50% का, उसको देखते हुए अब हमको अलग से रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें कुणबी सर्टिफिकेट दे। सारे मराठा यदि कुणबी हो जाते तो ऑटोमेटिकली ओबीसी कहलाएंगे और उन रिजर्वेशन मिलेगा। तो ओबीसी जिसमें ऑलरेडी 300-350 कास्ट महाराष्ट्र में है, उनके नेता तलवार खींच के खड़े हैं कि मराठों को किसी भी हालत में कुणबी के बीच में मत आने दो, आप इनको रिजर्वेशन रख दो, मराठों को हमारे ओबीसी में घुसड़ के हमारा ओबीसी का प्लेटफॉर्म और डायल्यूट मत करो सब। और ये सारी जो है, दूसरी इधर मनोज जरांगे लड़ रहे हैं, शरद पवार से लेके तमाम मराठा नेता जो है उनके पीछे खड़े हैं। दूसरा फ्रंट छगन भुजबल ने खोला है जो ओबीसी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ बीजेपी के बावनकुळे भी ओबीसी के नेता हैं, जो कांग्रेस के नाना पटोले हैं या वडेट्टीवार है जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी तलवारें लेके समर्थन दे दिया है। तो अभी ओबीसी वर्सेस मराठा एक ऐसा संघर्ष हो गया है। सरकार मौन है, सरकार इतनी कंफ्यूज्ड है, जब मराठों के पास जाती है तो कहती है कि आपको आरक्षण बिल्कुल देंगे, आपको कुणबी का सर्टिफिकेट भी देंगे। जब छगन भुजबल के पास जाती है तो बोलती है कि आप चिंता मत करो, मराठों को अलग से आरक्षण देंगे, उनको कुणबी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और इधर कुणबी का सर्टिफिकेट भी देना शुरू हो रहा है। कुल मिला के असमंजस की स्थिति में पूरे महाराष्ट्र की राजनीति फंसी हुई है और सबसे ज्यादा मजे ले रही है यहाँ पे महाविकास आघाड़ी, फिर उसमें शरद पवार हो या बाकी लोग हो। वो बोलते आपने कहा था 50 दिन में दूंगा, दे दो 15 दिन में, रिजर्वेशन देना है, रिजर्वेशन की तो जरूरत है। उधर नीतीश कुमार ने बिहार में 65% रिजर्वेशन देके कैप का उल्लंघन किया। अब महाराष्ट्र में भी लोग कहते हैं कि 65% आप भी दो यदि बिहार ने दिया तो कुल मिला के ओबीसी जो वोट बैंक बीजेपी अपना मानती है, उसमें आग लगती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा एक डिसिसिव वोट बैंक है, उसको भी वो छोड़ना नहीं चाहती है। तो सरकार फंस गई है कैच 22 में, ना ओबीसी को नाराज कर सकती है ना मराठों को नाराज कर सकती है। इसलिए रोज सुबह से लेकर शाम तक हर नेता अपना वक्तव्य दिन में 3 बार बदलता है और कंफ्यूजन स्थिति बराबर है। जी, जी। अशोक भाई, एक और स्टेट की आज बात कर लें, क्योंकि उस स्टेट की जनरली बात नहीं होती है। स्टैलिन साहब के यहाँ अखिलेश यादव जी जाते हैं और वीपी सिंह की स्टेचू का अनावरण करते हैं। ये कुछ अजीब सा कॉम्बिनेशन था, क्योंकि स्टैलिन को अभी तक जैसा उनका पास्ट रिकॉर्ड था, वो राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध, हरदम भारत जोड़ो यात्रा में भी साथ साथ चले। एकदम से अखिलेश यादव से उनका जो प्रेम है, फिर खबर आने लगी कि अखिलेश यादव इस इलेक्शन के तुरंत बाद ममता बनर्जी और केसीआर से भी मिलेंगे और इंडिया गठबंधन के अंदर ही एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। ये क्यों, ये क्या हुआ? स्टालिन और अखिलेश का साथ आना। ये सब तथाकथित विश्लेषकों का विश्लेषण है। देखिए, मंडल आयोग का बहुत बड़ा इंपैक्ट और फायदा तमिलनाडु में डीएमके को मिला है। डीएमके ये बेसिकली सनातनी रूढ़िवादी हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा हुआ एक दलित और पिछड़ा वर्ग था, तो उनके लिए यकीनन वीपी सिंह एक मसीहा था।
और वीपी सिंह के और करुणानिधि के संबंध कोई छुपे हुए नहीं थे। अब जब इतना हिंदुत्व और सनातनी का झगड़ा चल रहा है और डीएमके को कॉर्नर करने का प्रयास किया जा रहा है और डीएमके के कंधे से बंदूक चलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी पे, तो उन्होंने वीपी सिंह का स्टैचू खड़ा करके एक नया संदेश देने का प्रयास किया बीजेपी वालों। अब जब वीपी सिंह का स्टैचू खड़ा करेंगे तो उसमें कोई कांग्रेसी को तो बुलाएंगे नहीं वो, क्योंकि वीपी सिंह ने कांग्रेस पार्टी से विद्रोह करके ही नई नई इबादत लिखी थी, नया इतिहास लिखा था। ऐसे में एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस ने ही समाजवादी पार्टी के नेता का नाम, अखिलेश का नाम चुना। उन्होंने कहा कि आप अखिलेश को बुलाइए। अखिलेश उत्तर प्रदेश से है, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से थे। मंडल आयोग का सबसे ज्यादा फायदा जिन राजनीतिक दलों को हुआ उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें आरजेडी भी है। दूसरी बात, जो नाराजगी थी अखिलेश की, उसको थोड़ा बहुत स्टालिन शांत भी करने का प्रयास करेंगे। जहां तक तेजस्वी की बात है, तेजस्वी भी यादव है, वो भी जा सकते थे, लेकिन तेजस्वी, कांग्रेस, स्टालिन, ये एक अच्छा समीकरण है। मैं एक बात बता दूं आनंद जी, इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस के पुराने सहयोगी है उसमें डीएमके की कुछ राष्ट्रीय स्तर पे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि उनको प्राइम मिनिस्टर पद चाहिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद चाहिए। डीएमके का कांग्रेस का सीट शेयरिंग भी करीब करीब तय है, उसमें भी झगड़ा नहीं है। सारा झगड़ा है यूपी, दिल्ली, बंगाल, इस जगह का। यूपी में कांग्रेस का वजूद 2.5% पे है, वोट बैंक पे। क्या मायावती साथ में आएगी इंडिया गठबंधन के, तो फिर सारा जो यूपी है वो मायावती और अखिलेश में बटेगा और कांग्रेस के लिए टोकन एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और मुझे लगता है कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी हैसियत है उतनी हिसाब से आपको सीटें मिलें। क्योंकि यही बात अखिलेश को बोली गई थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। यदि आपका वोट परसेंट ही 1-2% है तो फिर आप 25 सीटें नहीं मांग सकते। यही लोकसभा में होगा। तो कई जगह मुझे लगता है कि अभी जो सूचना है मेरी कि तेलंगाना के मतदान के बाद एक बार फिर मीटिंग होने जा रही है कोर कमेटी की, और ये जो खड़गे साहब की किताब का विमोचन होने जा रहा है जिसे सोनिया गांधी जी कर रही है, उस किताब के विमोचन में बहुत सारे एनडीए के नेता होंगे। तो एक इनफॉर्मल बैठक वहां होगी। 5 राज्यों के नतीजों के चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो उसके बाद एक सरसरी निगाह पे फिर एक बैठक होके सीट शेयरिंग के बारे में बात होगी। इन 5 राज्यों में कैसा डैमेज हुआ, क्या होगा, इस पे एक बात होगी। और फिर ओवरऑल लोकसभा की तैयारी की लिए सीट शेयरिंग की कोर कमेटी की बैठकें शुरू हो जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि गोदी मीडिया या बीजेपी को अखिलेश और स्टालिन की दोस्ती में मजा आ रहा है, क्योंकि अखिलेश का स्टालिन के पास जाना उनको लगता है कि कोई थर्ड फ्रंट की जगह तैयार हो रही है। या देश में 2 ही फ्रंट रहेंगे, एक इंडिया गठबंधन का फ्रंट है और दूसरा बीजेपी द्वारा एनडीए का गठबंधन। जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, चाहे फिर वो बीजेडी के नवीन पटनायक हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे केसीआर हो, या चाहे फिर एक और है उसमें जो जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस। ये लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इनकी चीजें डिसाइड हो गई है। केसीआर आगे पीछे विधानसभा के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव दे सकते हैं। जो चंद्रबाबू नायडू है वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हैं। बीजेडी का क्लियर कट मैंडेट है, वो एनडीए गठबंधन को समर्थन देंगे। और जगनमोहन रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, उनकी मजबूरी है, बहुत सारी चीजें लोग मजबूरी में भी जाते हैं। जगन के ऊपर इतने केसेस है कि वो वर्तमान में केंद्र सरकार से कोई पंगा लेना नहीं चाहते। तो ये भले ही कहे कि हम थर्ड फ्रंट कोई फ्रंट नहीं है। अभी जो भी है फ्रंट डिवाइड हो गया है, जो हमारे साथ नहीं है वो दूसरे के साथ है, ये बात बिल्कुल तय हो गई। इसलिए बिटवीन द लाइन रीड करने का हमारे यहाँ एक रिवाज हो गया है। शरद पवार अपनी ट्रीटमेंट की वजह से एक दिन डिनर पे नहीं जा पाए,
शरद पवार को इंडिया गठबंधन से गोदी मीडिया ने बाहर कर दिया। एक मेले के उद्घाटन के लिए जल्दी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके बेंगलोर से निकल गए नीतीश कुमार, नीतीश को इन्होंने इंडिया गठबंधन से अलग कर दिया। ममता के यहाँ से कोई तकलीफ हुई या 4 दिन अरविंद केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ नाम लेके ट्वीट नहीं किया, तुरंत कहते कि अब वो भी एनडीए का गठबंधन होने जा रहे हैं। ये जो गॉसिपिंग है, ये गॉसिपिंग ये लगातार बीजेपी का ये इसके लिए बहुत प्रयास रहेगा कि लगातार इंडिया गठबंधन को अनस्टेबल दिखा के लोगों के मन में ये बता दो कि रोज झगड़े करते हैं। तो अशोक भाई, ये नैरेटिव बनाने का एक प्रयास है, ऐसा मुझे लगता है। अशोक भाई, आज अमित शाह साहब फिर बंगाल पहुंचे हैं और उन्होंने पहला स्टेटमेंट बंगाल में ये दिया कि हम सीए एनआरसी लागू करेंगे। और आपने पिछली बार 18 सीट दी थी, अब वो मालूम नहीं कितनी सीटें वहां से, अब उससे ज्यादा सीटें चाहिए। ये सीए एनआरसी का झुंझुना कब तक बजाएंगे? अब तो लोगों की समझ में भी आ गया है कि ना कोई रूल बने हैं, ना कुछ लागू हुआ है, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? आनंद जी, ये पहली सरकार है जो वादों का फॉरवर्ड ट्रेडिंग करती है। एक होता है कि वादे करना, ना निभाना, वादा खिलाफी करना, ये तो हर राजनीतिक दल थोड़ा बहुत कर ही लेता है, बहुत कुछ बोलते हैं और थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड ट्रेडिंग, सट्टा बाजार जैसा फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं। इन्होंने महिला आरक्षण का फॉरवर्ड ट्रेडिंग किया, आनंद फानंद में सदन बुला के 33% महिला आरक्षण दे दिया। महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये लागू कब होगा ये किसी को पता नहीं है। ना बीजेपी को पता है, ना कांग्रेस को पता है, ना इंडिया गठबंधन को पता है, ना एनडीए गठबंधन को पता है। 2031 में हो सकता है, 2035 वो 40 में हो जाएगा, कुछ पता नहीं। लेकिन एक तो आज तो ये बोला गया कि हमने आपको रिजर्वेशन दिया, लागू कब होगा ये किसी को पता नहीं, ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग है। दूसरा फॉरवर्ड ट्रेडिंग ये जो आपने बोला सीएए एनसीए एनआरसी बिल का, ये भी ऐसा ही फॉरवर्ड ट्रेडिंग है। आप हमको सत्ता में लाइए, हमें लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे? 5 साल तक क्या आपने क्या किया? आपको 8 साल मिले थे, 10 साल मिले, पहले 5 साल नहीं कर पाए, दूसरे 5 साल में करे। आपको 370 हटानी थी, आपने तो तुरंत हटा दी। इसके प्रारूप पे इतने दिनों तक बात क्यों नहीं हुई? वन नेशन वन इलेक्शन का झुंझुना पकड़ा दिया, वो भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग है। उसके लिए राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आपने एक कमेटी बनाई, कुछ रूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एनसीआर में तो वो भी, एनआरसी में तो वो भी नहीं हुआ है। क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हैं। गृह मंत्री को भी यदि आप डायरेक्टली मुंह पे पूछ ले कि आप बता दो कि आप करना क्या चाहते हो इसमें, वो खुद भी नहीं बता पाएंगे। उनको भी क्लियरिटी नहीं है। सिर्फ एक हिंदू मुसलमान करने का एक तरीका है। इसलिए उन्होंने बंगाल में ये बात कही, क्योंकि बंगाल में एक सिजेबल मुस्लिम कम्युनिटी है और ये बंगाल का चुनाव हमेशा हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हैं। पिछला विधानसभा का चुनाव किया, बुरी तरह से मुंह पे गिर गए। इनके विधायक नहीं, इनके जो सांसद थे जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो भी हार गए और ममता की टैली बढ़ गई। अब इस बार फिर ये इसी का वही रोल अदा कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हिंदू मुसलमान नहीं करते हुए ये नए बिल का शगुफा जो इतने दिल से चल रहा है, उसको अपना फिर से, जैसे विंटर आ गए तो स्वेटर निकल गए, तो चुनाव आ गए तो ये बिल भी निकल जाता है। यही चुनावी हथकंडे है और इससे ज्यादा मैं कुछ इसमें दिखाई नहीं देता मुझे। जी जी। अशोक भाई, अगला जब हम लोग कर रहे होंगे तब तक स्थिति साफ हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक रिजल्ट आ चुके होंगे। और मेरे हिसाब से आ चुके हम लोग, जी, और हम लोगों के लिए भी एक किस भारत किस तरफ देख रहा है और भारत के लिए क्या है वो करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।